आज हम लोग जो है फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स का शुरुआत करेंगे, है ना। और धीरे धीरे कर करके ये सारा ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ लेंगे अपने इसे यूट्यूब चैनल पर, है ना। जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का फॉर्मेट प्रिंसिपल। ध्यान रहे कि ऑप्टिक्स की बेसिक चीज़ें जो है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं 11th-12th में, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत सारे रूल्स या वहाँ पर आते थे। जैसे हम लोग रे डायग्राम जब ड्रॉ करते थे, तो जब हमने लेंस मेकर फॉर्मूला किया हुआ था, है ना, हम लोगों ने मिरर फार्मूला किया हुआ था, लेंस फार्मूला किया हुआ था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हम लोगों ने किया था प्रिज्म के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ ली होंगी, है ना। तो उसके बाद हम लोग जो है लाइट के किसी अदर नेचर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला एक सवाल आता है कि लाइट आखिर क्या है। जैसे ऐसा एक सवाल मेरे मन में एक बार बार एक बात आती है कि बच्चों बताओ, जैसे जब हम लोग साउंड पढ़ते हैं तो हमने उस चैप्टर का नाम दिया है साउंड। जब हम लोग हीट पढ़ते हैं तो हम लोगों ने उसको नाम दिया है हीट। अब साउंड और हीट दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जब हम साउंड पढ़ रहे होते हैं तो हमने उसका नाम दिया साउंड, जब हम लोग हीट पढ़ रहे होते हैं तो हमने उसका नाम दिया हीट। लेकिन जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग उस चैप्टर का नाम लाइट क्यों नहीं देते हैं? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को हम लोग लाइट नहीं कहते हैं, उस चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? उस चैप्टर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। अब ऐसा क्यों है सो समझिए। ऐसा इसलिए है कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से एक सवाल किया गया था कि सर आपने लाइट पर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, है ना, आप मुझे बताइए लाइट क्या है ना, आप मुझे बताइए कि लाइट क्या है। इस पर अल्बर्ट आइंस्टीन का जवाब था कि मैंने अपने 50 ईयर के कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं तब ये नहीं बता सकता कि लाइट आखिर क्या है। अब ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि लाइट किस नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है कि वेव नेचर का है, इसके बारे में श्योर जानकारी नहीं है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको स्पेसिफाई करते हुए कहा है कि मैंने अपने 50 साल के एक्सपेरिमेंट के दौरान मैं यह नहीं बता पाया कि लाइट आखिर है क्या, पार्टिकल है या वेव है। अब ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि एक ही फिनोमिनन में पार्टिकल जो है, लाइट जो है वो पार्टिकल के तरह भी बिहेव करता है, और उसी फेनोमिनन में एट द सेम टाइम लाइट जो है वेव के तरह भी बिहेव करता है। अब लाइट के इन्हीं दो नेचर के कारण, है ना, कोई यह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि लाइट क्या है, आखिर पार्टिकल नेचर का है कि वेव नेचर का है ना। तो चूंकि लाइट के बारे में मुझे ये बेसिक सा जानकारी नहीं है कि इसके पास कौन सा कैरेक्टर है और ये किस कैरेक्टर में कितना ज्यादा है ना। जब हमको यही जानकारी नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि लाइट के बारे में हमको जानकारी ही नहीं है तो लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे क्या। हाँ, लेकिन लाइट के द्वारा किए गए फेनोमेनन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। लाइट कौन कौन सा फेनोमेनन शो करता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, और फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं ये, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। अब देखिए ऑप्टिक्स में क्या है, ऑप्टिक्स में क्या है, ये सब बातें आपको ओरली बता रहे हैं, क्योंकि ये सब बातें आप लोगों ने 11th-12th के क्लासेस में करी होंगी, है ना। तो हमारा जो प्रयास है कि हम आपका मैक्सिमम सेक्शन जो है वो बीएससी का कवर अप करें, है ना, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये सारी चीजें आपने 11th-12th क्लास में पढ़ी होंगी। आईआईटी जेई के सिलेबस में भी है, इंटरमीडिएट के भी सिलेबस में है, चाहे आप जिस किसी भी बोर्ड से पढ़े हुए हों, सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वॉटएवर जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हैं सब में ये पढ़ाया जाता है ना। आप अब हमारा काम यहाँ से आगे से है, हम लोग थोड़ा सा बैक वाला एक टर्म भी लेंगे जिसमें हम लोग शुरू करेंगे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। हम लोग शुरू करेंगे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। फॉर्मेट का प्रिंसिपल क्या है? तो फॉर्मेट का प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई लाइट, है ना, बहुत सारे मीडियम से ट्रेवल करता है ना, बहुत सारे मीडियम से ट्रेवल करता है, तो लाइट ट्रेवल करने का वह पाथ चुनेगा जिस पाथ पर उसको मिनिमम समय लगेगा, है ना। लिखते हैं इफ ए लाइट travels
travels a if a light travels through a group of medium then it choose a path where a choose of path of least time लिखिएगा, path of least time, है ना। अगर पाथ जो है, अगर लाइट जो है किसी मीडियम से या किसी ग्रुप ऑफ मीडियम से ट्रेवल करेगा तो लाइट वह पाथ चुनेगा जिस पाथ पर ट्रेवल करने से उसको मिनिमम समय लगेगा, है ना। पाथ ऑफ लीस्ट टाइम जो है वो चुनेगा, ठीक है। तो अब चलिए, हमने कहा कि लाइट अगर जो है ग्रुप ऑफ मीडियम से अगर ट्रेवल करेगा तो लाइट वह पाथ चूज करेगा जिस पाथ पर ट्रेवल करने से उसको कम समय लगेगा, है ना। अब मान लीजिए कि अगर लाइट, इफ ए लाइट ट्रेवल्स इन अ सिंगल मीडियम, अगर लाइट किसी सिंगल मीडियम से, किसी एक ही मीडियम से ट्रेवल करेगा तब क्या होगा, देन इट फॉलोज ए स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर लाइट किसी एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो लाइट जो पाथ फॉलो करेगा वह पाथ कौन सा होगा, तो लाइट जो पाथ फॉलो करेगा वह पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ। वह पाथ कैसा होगा, वह पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर लाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए बहुत सारा पाथ हो सकता है, लेकिन लाइट वही पाथ चुनेगा जिस पाथ पर जाने में उसको कम समय लगे। तो ए से बी तक जाने में कम समय उसी पाथ पर लगे, क्योंकि लाइट का वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, और हमने कहा है कि लाइट वह पाथ चुनेगा जिस पर उसको कम समय लगे। तो कम समय लगने के लिए लाइट को वैसा पाथ चुनना पड़ेगा, है ना, जिस पाथ पर कम समय लगे। तो जाहिर सी बात है कि जो पाथ लेंथ छोटा होगा उस पाथ पर ट्रेवल करने में लाइट को कम समय लगेगा, छोटे पाथ पर ट्रेवल करने में लाइट को कम समय लगेगा। दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा पाथ, सबसे स्मॉलेस्ट पाथ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। वो सबसे पाथ को छोटा कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। इसलिए लाइट जो है अगर किसी एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो लाइट कौन सा पाथ चूज करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। और यहीं से आप लोग एक कंक्लूजन निकालते थे जो आपने बचपन में पढ़ा था कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब लाइट प्रोपागेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। यहीं से आप लोग एक लाइन याद करते थे कि लाइट प्रोपागेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट प्रोपागेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो यही था फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल के अनुसार आपने कहा था कि लाइट को अगर एक ग्रुप ऑफ मीडियम से ट्रेवल कराया जाए, लाइट को अगर एक ग्रुप ऑफ मीडियम से ट्रेवल कराया जाए तो ग्रुप ऑफ मीडियम में लाइट वह पाथ चूज करेगा जिस पाथ पर ट्रेवल करने से, है ना, जिस पाथ पर ट्रेवल करने से क्या होगा, जिस पाथ पर ट्रेवल करने से उसका मिनिमम समय लगेगा, है ना। वह पाथ वो चूज करेगा जिस पाथ पर लाइट को मिनिमम समय लगेगा। तो मिनिमम समय वाला पाथ जो है लाइट चूज करेगा अगर लाइट को हम एक ग्रुप ऑफ मीडियम से ट्रेवल कराएंगे। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात कि अगर लाइट किसी एक ही मीडियम में ट्रेवल करेगा तो एक ही मीडियम में ट्रेवल करेगा तो किसी दो पॉइंट के बीच में अगर लाइट का पाथ देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन इसीलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिनिमम टाइम वाला पाथ है, स्ट्रेट लाइन मिनिमम टाइम वाला पाथ है। देखो फॉर्मेट के इसी प्रिंसिपल के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बना, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। अब हम लोग इसी सब नियम को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्रकार का है। पहला जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल कहता है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the point of incidence, normal to the point of incidence lies on the same plane, lies on the same plane। यह कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि यह कोई हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यह कोई हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इस पॉइंट ए से कोई रे इंसिडेंट हो रहा है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इस पॉइंट ए से कोई रे इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट हो गया जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो रे इंसिडेंट हो रहा है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। तो पॉइंट ओ पर मान लेते हैं कि ए से पॉइंट ओ पर कोई रे फॉल करता है जो रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट बी पर जाता है, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट बी पर जाता है। यह जो रे है इसका नाम हम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रे है इसका नाम हम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर और रिफ्लेक्टिंग प्लेन पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल, इसका नाम क्या है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें, कहां ड्रॉ कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। कहां ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है। तो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम थे, है ना, जिसमें पहला पढ़ा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। इसी का दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence must be equal to the angle of reflection, angle of reflection, है ना, angle of reflection, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वह मस्ट बी इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मान लिया जाए कि यह वाला एंगल है आई और यह वाला एंगल है आर, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है यह बराबर होगा किसके, आर के। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है वो देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, तो दिस इज द एंगल मेड बाय द, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, है ना। उसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम किसको कहेंगे, देन एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा हम उसी को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, है ना। इसी का दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। चलो अब आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके ये सारा टॉपिक आप प्रिंट कर लो, है ना।
ये सारा चीज आप उतार लो, ठीक है। हम आपको पढ़ाएंगे इसी प्रकार से ताकि आपका नोट्स भी बन जाए, और नोट्स बन जाए ताकि आप उस नोट्स का इस्तेमाल जो है अपने फाइनल ईयर के एग्जाम में कर सके। सो स्टार्ट राइटिंग दिस थिंग्स, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों ने लिख लिया। तो अब इसके बाद हम अगला करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ भी हम लिख लेते हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो प्रकार के हैं, है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो प्रकार के हैं। पहला लॉ तो इसका कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड the normal to the point of incidence, normal to the point of incidence lies on the same plane, lies on the same plane, है ना। इसका पहला नियम ये कहता है, जैसे देखो, है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा था कि यह कोई रे है जो पॉइंट ए से इंसिडेंट कर रहा है। वापस से इस रे को आपने कहा था इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर आकर के पड़ता है इसको आपने कहा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको आपने कहा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ किया गया, यह क्या है? नॉर्मल है। यह क्या है? नॉर्मल है ना, ठीक है। और तब ये मान लेते हैं दिस, ये रे रिफ्रैक्ट हो जा रहा है ना, तो इस रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, है ना। इस रे को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। मान लेते हैं कि अगर यह वाला एंगल है I और यह वाला एंगल है R। थोड़ा सा अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाला है, या हमने कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों ही क्या है? एक प्लेन में लाई करेगा, है ना। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, या अगला जो कह लीजिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का रूल है, वो दूसरा ये कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, नहीं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल हम लिखते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। तो कहता है ना, इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, इंसिडेंट एंगल का साइन क्या होगा? साइन I, और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन क्या होगा? साइन R, है ना। तो कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल साइन I एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब साइन R का रेशियो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, एंड दिस कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, है ना, बिटवीन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ये
रेशियो किसके बराबर होगा, तो ये दो मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, है ना। जैसे अगर साइन आई बाई साइन आर हम लोगों ने लिखा, इसको हमने म्यू कहा, यह मान लीजिए कि म्यू1 सरफेस है और यह मान लीजिए कि म्यू2 सरफेस है, तो यह जो रेशियो होगा यह बराबर होगा किसके, म्यू2 बाई म्यू1 के। जहां जाता है डिवाइडेड बाई जहां से आता है, जहां जाता है डिवाइडेड बाई जहां से आता है। अगर इसी को हम पलट के लिखते हैं तो ये आता है म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। इसी रूल को एक स्पेशल रूल नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो देखिए अभी तक हम लोग जो है फर्मेट प्रिंसिपल के बारे में पढ़े। फर्मेट प्रिंसिपल में हम लोगों ने ये पढ़ा कि लाइट को अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ मीडिया से गुजारा जाए, लाइट को अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ मीडिया से गुजारा जाए तो लाइट वह पाथ फॉलो करेगा जिस पाथ पर ट्रेवल करने से, है ना, उसको मिनिमम समय लगे, है ना। अब इसी के बिहाफ पर हम लोगों ने ये कहा कि अगर लाइट किसी एक ही मीडिया से ट्रेवल करता है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, किसी एक ही मीडिया से ट्रेवल करता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, जो पाथ फॉलोड बाय लाइट होगा, जो पाथ फॉलोड बाय लाइट होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। जो पाथ फॉलोड बाय लाइट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि भाई फर्मेट प्रिंसिपल की मदद से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एक बार डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये सवाल पूछा गया है, दी प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल के मदद से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करें। तो अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किया। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूफ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि नोट्स बनाने के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज कर करके क्या करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला काम हम लोग करते हैं, प्रूफ करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। चलिए लिखते हैं, लिखते हैं डिडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट्स प्रिंसिपल के मदद से हम लोग फर्स्ट लॉ को डिड्यूस करते हैं। फर्मेट प्रिंसिपल के मदद से हम लोग फर्स्ट लॉ को डिड्यूस करते हैं, है ना। हेडिंग दिया है डिडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। चलिए अब हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं डिडक्शन के लिए हमने अपना एक प्लेन कंसिडर किया, ये हमारा कोई एक प्लेन है ना। यह प्लेन हम लोग कंसिडर करते हैं और मान लेते हैं कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर एक प्लेन और है, इसी प्लेन पर एक प्लेन और है जो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है जहाँ से कोई रे इंसिडेंट हो रहा है जो रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट बी पर जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो ओ है इसके लिए, ठीक है। ये मतलब ए, ओ और बी ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और अगर इस पॉइंट ओ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल का कुछ सीन ऐसा होगा, है ना। दूसरी बार हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट ओ से ये ओ डैश पर, जो कि इस ओ डैश क्या है, इस प्लेन पर नहीं है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये किधर जाता है, ये भी पॉइंट बी पर जाता है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा पाथ मिनिमम डिस्टेंस वाला होगा, है ना। तो लिखते हैं फर्स्ट लॉ तो आपको पता ही है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ए, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ए from which light is emerging and after reflection it goes to point B। ठीक है, हमने कहा कि ए से कोई रे जो है वो निकलता है और रिफ्लेक्शन के बाद वह पॉइंट बी पर जाता है। हमने दो पॉसिबिलिटी लिया है। एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा है कि लाइट जो है यहाँ से ओ पर जाता है और ओ बी पर जाता है। पहले पॉसिबिलिटी में हमने किया है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में है। जबकि दूसरे में हमने कहा है कि ये ओ डैश इस प्लेन में लाई नहीं करता है, जिस प्लेन में, मतलब जिस प्लेन में ए, ओ और बी लाई करता है। ठीक है, ये कोई दूसरा पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि फ्रॉम फिगर इट कैन बी इजली सीन, या बहुत आसानी से देखा जा सकता है, that the minimum path followed by the light is AOB, है ना। फिगर में हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जो मिनिमम पाथ फॉलोड है वो क्या है, AOB है। सो according to the Fermat principle, light choose a path where the time taken by it is minimum, है ना। लाइट जो है वह पाथ चूज करेगा जिस पाथ पर ट्रेवल करने से इसको मिनिमम समय लगेगा, दैट इज हैविंग मिनिमम पाथ लेंथ, मिनिमम पाथ लेंथ। ठीक है, इसका मतलब है कि पाथ लेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। एंड द मिनिमम पाथ लेंथ in above figure is AOB, where AOB and the normal lies at same plane, है ना। यहाँ पर क्या है कि AOB अगर पाथ सेलेक्ट करेगा तो AO और OB और नॉर्मल ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में है। तो देखा इस प्रकार से हम फिगर्स के मदद से और इन स्टेटमेंट्स के मदद से हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को प्रूफ किया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है वो ये है कि डिडक्शन ऑफ सेकेंड लॉ विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल, है ना। सेकेंड लॉ को हम डिराइव करेंगे या डिडक्ट करेंगे फर्मेट प्रिंसिपल के मदद से। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ये मान लिया जाए कि यह कोई प्लेन है, इसी प्लेन पर मान लेते हैं कि कोई लाइट हमारा इंसिडेंट कर रहा है। यह कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कर रहा है, दिस इज पॉइंट ओ। इसके बारे में आपको पता है कि यह इंसिडेंट रे है ना। यहाँ पर ड्रॉ किया गया ये नॉर्मल है ना। और ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना।
ये है रिफ्लेक्टेड रे। हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, जहाँ तक भी आपको दिख रहा है मान लेते हैं ये पॉइंट है बी, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट बी दिख रहा है तो ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो हुआ ये हुआ नॉर्मल, है ना। ये जो हुआ इसका नाम हो गया नॉर्मल। नॉर्मल को थोड़ा सा हम और इधर लिखते हैं, ये हुआ नॉर्मल, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है आर, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है आर, ठीक है। ये है। अब चलिए मान लेते हैं कि ए से लेकर के बी के बीच का जो दूरी है वो है डी। मान लेते हैं कि ए से लेकर के बी के बीच का जो दूरी है वो है डी, है ना। प्रूफ करने के लिए हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए सिचुएशन इन विच light is incident from point A and after reflection from point B, from point O it goes to point B, है ना। A पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जाता है, पॉइंट B पर जाता है। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस I is, so angle of incidence is I, so angle of incidence is I and angle of रिफ्लेक्शन इज आर, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आर। नाउ चलिए यहाँ पर एक बात और लिखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखते हैं, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, वो है डी, ठीक है। तो डी है, मान लिया जाए कि यह लेंथ है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला अगर x है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यह होगा d माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये होगा d माइनस एक्स, ठीक है। चलिए, तो यहां से यहां तक होगा d माइनस एक्स। नाउ हम लिखते हैं पाथ लेंथ कवर्ड बाय, पाथ लेंथ कवर्ड बाय लाइट। अगर पाथ लेंथ कवर्ड बाय लाइट को हम l माने तो l मस्ट बी इक्वल टू OA प्लस OB। लेंथ l क्या होगा, ये होगा OA प्लस OB, है ना। तो अब चलिए L लेंथ OA कितना है, OA देखो ये वाला डिस्टेंस है x, है ना, और ये वाला डिस्टेंस है d माइनस एक्स, है ना। तो हम OA कैसे OA निकालने के लिए हमको वर्टिकल डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो है A और B का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है B, ठीक है। B का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है B, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है A और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है B। तो L बराबर हम लिखते हैं AO, तो AO अब हम निकाल सकते हैं। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये वाला हाइपोटेनस है, ये वाला बेस है और ये वाला यदि परपेंडिकुलर है, नहीं आई के रेस्पेक्ट में ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। तो OA बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, OA बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
और अगर हम ओ बी बराबर लिखें तो ओ बी बराबर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अंडर रूट डी माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हम यही दोनों पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया ओ ए बराबर क्या, ओ ए बराबर हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ओ बी बराबर हो गया अंडर रूट डी माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये पाथ लेंथ कवर्ड बाय लाइट हमको मिल गया है ना। अब हम करते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट प्रिंसिपल, फॉर्मेट प्रिंसिपल के अनुसार है ना L इज द मिनिमम, L इज मिनिमम है ना, L क्या होगा, वो मिनिमम होगा। तो फॉर L टू बी मिनिमम, फॉर L टू बी मिनिमम, फॉर L टू बी मिनिमम, L के मिनिमम होने के लिए dl बाई dx को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जो आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है 12th क्लास में है ना, उसके कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके लिखते हैं कि dl बाई dx क्या होगा, 0 होगा। वंस dl बाई dx इज 0, चलिए हम करते हैं L इक्वल्स टू दिस, देन dl बाई dx को 0 करते हैं, ठीक है। तो d बाई dx ऑफ है ना L इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अभी पूरे का डिफरेंशिएशन को हम करेंगे 0। बारी बारी से करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम यहीं पर लिखते हैं दिस इम्प्लाई हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे रूट का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का काम हो गया। अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस, इसको अगर करेंगे तो फिर से रूट का 1/2 रूट दिस इज 1/2 अंडर रूट डी माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर और प्लस बी का दी होल स्क्वायर, और इसका d माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर का क्या होगा, ये होगा 2 इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है। और x का एगो माइनस साइन यहाँ चलाएगा बराबर 0। हम इसको थोड़ा सा और अगर करें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इम्प्लाई x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको बराबर के उस साइड ले जाइए, होगा डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यह एंगल आई के लिए ये x परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो दिस इज इक्वल टू p बाई h, ठीक है। और इस ट्रायंगल में ये d माइनस एक्स परपेंडिकुलर है ना, और ये वाला हाइपोटेनस है, वो भी हाइपोटेनस है, तो यह भी क्या हो गया p बाई एच। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज साइन आई बराबर साइन आर। वन साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, आई इक्वल्स टू आर है ना, आई किसके बराबर हो गया, आर के। तो ये हम लोगों ने फॉर्मेट प्रिंसिपल की मदद से सेकेंड लॉ है ना, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, डिड्यूस कर लिया, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, डिड्यूस कर लिया, ठीक है। अब चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो फॉर्मेट प्रिंसिपल, ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के डिडक्शन के बाद हम लोग जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है। आपको बार बार कह रहे हैं कि आप पॉज कर करके वीडियो को है ना और नोट्स बना लीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पर हम लिखा रहे हैं एकदम उसी प्रकार से आपको फाइनल एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा है ना। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो जिस प्रकार से हमने स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट के बाद फिर जो हम ये कवर अप करते चल रहे हैं, एकदम सेम इसी प्रकार से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तब, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट लॉ करते हैं रिफ्रैक्शन का। अभी हम लोग जस्ट फॉर्मेट प्रिंसिपल पढ़ा हम लोगों ने है ना, रिफ्लेक्शन के लॉ को डिड्यूस किया। अब हम लोग रिफ्रैक्शन के लॉ को डिड्यूस करते हैं।
तो रिफ्रैक्शन का जो पहला लॉ है, इसको हमने पहले डिफाइन किया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, है ना। तो अभी इसके हम दूसरे लॉ को सॉरी इसके पहले लॉ को जो डिफाइन किया था उसी को हम प्रूफ करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह कोई हमारा एक सरफेस है। पहले तो हम बना लेते हैं, ये मान लीजिए कि एक क्यूब है, क्यूबिकल सरफेस है। ये हमारा कोई एक क्यूबिकल सरफेस है। इस क्यूबिकल सरफेस पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है पॉइंट ए से। यह पॉइंट ओ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। हम थोड़ा सा इसको और इधर से लेते हैं। ये मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए से हमारा कोई रे इंसिडेंट हो रहा है ना। ये हमारा जो है नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि इंसिडेंस के बाद यह जो है इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है और यह जा रहा है पॉइंट बी पर, ठीक है। एक तरीका तो ऐसा हम लोगों ने माना कि कोई रे जो है वो पॉइंट ए से निकला, ओ पर आया, ओ से रिफ्रैक्ट होकर के ये फिर पॉइंट बी पर गया, है ना। तो पहला लॉ कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, जो रे इंसिडेंट करता है उसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। जो रे रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट किया हुआ रे, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये है आपका नॉर्मल। तो कहता है कि अगर यह तीनों पहला रूल कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, यह तीनों एक ही प्लेन में होंगे, है ना। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अगर मान लिया जाए कि ये तीनों एक प्लेन में नहीं हैं, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ना लेकर के हम कोई और पॉइंट लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं ये ओ डैश, है ना, और ये ओ डैश से फिर हम लेते हैं ये बी पर आकर के मिल गया। तो आपको भी दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा, या ऐसे ये 3D फिगर है। 3D फिगर तो ऐसे 2D में क्लियर कट नहीं दिखेगा, है ना। तो 3D फिगर को 2D में क्लियर कट देखा नहीं जा सकता है, लेकिन बस आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ऐसा सरफेस है ना। ये हम इसके अपर सरफेस का फिगर थोड़ा बना देते हैं। इधर इधर है, हम अपर सरफेस का थोड़ा हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं कि ये है आपका अपर सरफेस, है ना। ये इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है। ये आपका नॉर्मल है ना। और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अगर ये तीनों एक प्लेन में ना हुआ तो फिर कैसा होगा। इसे देखिए, हम अगर एक प्लेन में ना लेकर के हम ऐसा लें और फिर हम ऐसा लें, है ना, तो ये दिख रहा है कि देखो ये यहाँ से अगर यहाँ पर लिया जाए और फिर यहाँ से यहाँ पर लिया जाए, तो ये जो फिगर आपको मिलेगा ना, ये अलग मिलेगा और उसका जो पाथ होगा वो बड़ा होगा। हम लिखते हैं इफ A is a point, A is a point from which a ray OA is emerging, OA is emerging and incident at पॉइंट ओ पर इंसिडेंट होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन एट दिस पॉइंट, आफ्टर रिफ्रैक्शन एट दिस पॉइंट, it goes to पॉइंट बी, है ना। ये देखिए, ये ओ था, ये ओ, ये ए था, ये ओ था और ये बी था। ए से कोई रे निकला, है ना, ओ पर गया और ओ से फिर रिफ्रैक्ट होके कहाँ गया, बी पर गया।
दूसरा हम लोगों ने केस लिया है कि ए से निकला और ये ओ डैश पर गया और फिर ओ डैश से रिफ्रैक्ट करके ये बी पर गया है। तो यही चीज हमने लिखा कि इफ ए इज अ पॉइंट फ्रॉम विच ए रे ओ ए इज इमर्जिंग and incident at point O. After refraction at this point, it goes to point B. Consider another path. Consider another path. एक और path हम consider करते हैं in which the ray goes to point O dash after emerging from A से इमर्ज करके पॉइंट कहाँ जाता है, O डैश पर जाता है। A से इमर्ज करके पॉइंट कहाँ जाता है, O डैश पर जाता है। तो हम लिखे goes to point O dash after emerging from point A and after the refraction and after the refraction at O dash it goes to B. है ना, रिफ्रैक्शन के बाद यह B पर चला जाता है। Here it is to be noted that देखिए, अगर इस पॉइंट का नाम हम ON देते हैं और इसके नॉर्मल का नाम हम O डैश N डैश देते हैं। Here it is to be noted that OA, ON and OB are planar, while AO dash, O dash N dash and O dash B are non-planar. We can say easily from figure, that the path AOB is minimum. So, according to the Fermat principle, the path followed by light is minimum, that is path AOB. Hence OA, OB and ON are planar। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर लिया। कुछ नहीं किया, इसके लिए हमने एक रे लिया है ना, जो A से जा रहा था O पर और O से जा रहा था B पर। हमने कहा कि एक्चुअल रिफ्रैक्शन तो ऐसा होगा, लेकिन क्या होगा अगर अभी तो ये OA है ना, ये नॉर्मल है, ON और ये OB, ये तीनों प्लेनर है। क्या होगा अगर ये प्लेनर नहीं होगा? तो प्लेनर नहीं होगा तो हमने O पर इंसिडेंट ना करा करके हमने कहाँ इंसिडेंट करा दिया, हमने इस पॉइंट O डैश पर इंसिडेंट करा दिया। कहाँ इंसिडेंट करा दिया? हमने इस पॉइंट O डैश पर इंसिडेंट करा दिया। तो O डैश पर इंसिडेंट करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इस बार जो है ये OA, O डैश, N डैश और OB है ना, AO डैश, O डैश B और O डैश N डैश, ये तीनों प्लेनर नहीं है। तो देखते हैं कि सबसे मिनिमम पाथ कौन सा होता है। तो फिगर से ही हम देख रहे हैं कि AOB वाला जो पाथ है ना, ये मिनिमम पाथ है ना। फॉर्मेट प्रिंसिपल भी यही कहता था कि पार्टिकल हमेशा वही पाथ
एक्वायर करेगा जिस पर उसको मिनिमम समय लगेगा, और मिनिमम समय के लिए मिनिमम पाथ होना जरूरी है ना। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिड्यूस कर लिया। अब हम अगला जो है वह सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी डिड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है डिडक्शन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको तो पता है, हमने जस्ट अभी वीडियो के शुरुआत में बताया था कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। इसमें बताया था कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो जो है वह कांस्टेंट होता है। साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो कांस्टेंट होता है। जैसे लीजिए ये हमारा कोई एक सरफेस है, ये हमारा कोई एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस सरफेस के नीचे जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। कोई रे ऑफ लाइट जो है ये यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, कोई रे ऑफ लाइट जो है ये यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है ना। यही इंटरफेस है, दिख रहा है आप लोग को। हम इंटरफेस ही बनाते हैं, प्लेन तो आप समझ ही गए कि ये प्लेन किसके लॉन्ग है ना। तो ये हमने ले लिया एक इंटरफेस, इसके ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इंटरफेस को हम क्लियर लाइन से मिला देते हैं, एक मिनट फिगर ही फिर से ड्रॉ कर देते हैं कि ये कोई हमारा एक इंटरफेस है, यहाँ पर कोई लाइट जो है जैसे कि आ रहा है पॉइंट ए से, है ना। ये हमारा नॉर्मल है, रिफ्लेक्शन के बाद यह पॉइंट बी पर जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप कह रहे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कह रहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर से मान लेते हैं कि यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी के बीच की दूरी जो है वो है डी, जिसमें से यह वाला दूरी x है ना। तो यह वाला दूरी क्या होगा, दिस इज d माइनस एक्स। अगर हम इसको मिला दें, इस नॉर्मल को ऊपर करें और इसको मिला दें तो, है ना, यह वाला दूरी हो जाएगा x, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि यह जो दूरी है ना, या यह जो दूरी है, यह दूरी है आपका b और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है a। हम लिखते हैं कंसीडर ए सिचुएशन इन विच, लिखते हैं हम कंसीडर ए सिचुएशन in which a light is emerging from point A, goes to point O, after refraction it goes to point B, रिफ्रैक्शन के बाद यह जो है पॉइंट बी पर आता है। तो अब आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन के बाद यह पॉइंट बी पर आ जाता है, ठीक है। मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी। मान लेते हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच का जो दूरी है ना, वो कितना है, डी है। तो चलते हैं पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, पार्टिकल के द्वारा पाथ कितना कवर किया जाएगा ये निकालते हैं। कितना होगा ये देखते हैं, बराबर μ1 इंटू ओ ए प्लस μ2 इंटू ओ बी। देखो अगर T लेंथ कवर करता है एयर मीडियम में या वैक्यूम में, T लेंथ कवर करता है वैक्यूम में, है ना। तो
किसी दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वहां पर पाथ कितना होता है, म्यू टी होता है। अगर वैक्यूम में टी कवर करता है ना, टी लेंथ कवर करता है, तो किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, पाथ लेंथ क्या हो जाता है, म्यू टी हो जाता है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि ओए लेंथ कवर कर रहा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है ना, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू वन इंटू ओए, है ना। लाइट के लिए यह लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू वन इंटू ओए। ये चीज हम लोगों ने 12th क्लास में निकाला था, है ना, कि पाथ लेंथ जो है कितना हो जाता है, म्यू वन इंटू ओए। अगर ये म्यू टू में चल रहा है तो म्यू टू में पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू टू इंटू ओ वी। तो चलिए पाथ लेंथ एल बराबर हम क्या लिखते हैं, म्यू वन, ओए का वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और म्यू टू इंटू ओ बी का वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट डी माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। इफ एल इज मिनिमम, इफ एल इज मिनिमम, अगर एल मिनिमम होगा देन dl बाई dx 0 होगा। यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लिख सकते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट करिए, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ म्यू वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस म्यू टू अंडर रूट डी माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर म्यू वन बाहर आ जाएगा। रूट के लिए क्या लिखेंगे, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस म्यू टू बाहर रहेगा, d माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ भी 2 रहेगा, 2 अंडर रूट डी माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर म्यू वन बराबर म्यू टू, यह d माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट डी माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या है, देखो तो x अपॉन दिस, x अपॉन दिस, x ये वाला है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है इस एंगल के लिए, x परपेंडिकुलर है और ये वाला हाइपोटेनस है I के लिए। तो हम लिखेंगे कि यह लिखा हुआ है म्यू वन साइन I बराबर म्यू टू। देखो तो यह क्या लिखा हुआ है, R के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है ना, तो ये हो गया म्यू टू साइन R, है ना। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल के मदद से ये हम लोगों ने स्नेल्स लॉ को भी प्रूफ कर लिया, जो आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम में या बहुत सारे यूनिवर्सिटी में या फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है। तो ये आपका एक टॉपिक पूरा फॉर्मेट प्रिंसिपल क्लियर हुआ। ठीक है। लिखने का तरीका बताए ही है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के लिख लीजिए, है ना। या वीडियो पॉज करके आप पहले लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने ऑप्टिक्स के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।